हेलो दोस्तों। आज का वीडियो एमबी इंजीनियरिंग का सेकंड पार्ट का वीडियो है। एंड कल जैसे कि हमने कल फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट किया था, हमने उसमें उनका पूरा बिजनेस मॉडल एंड उनका जो क्वार्टर वन एफ 26 में भी रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम इनका जो अभी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था रिसेंटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनको आपको ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं। एंड इसके अलावा मैं इनका करंट वैल्यूएशन कैलकुलेट करूंगा 1 ईयर फॉरवर्डेड पीई के बेस पे। अगले साल का क्या पीई रहेगा आज के करंट बिजनेस सिनेरियो के अकॉर्डिंग, एंड अगले साल का क्या प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो रहेगा अभी के करंट बिजनेस के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। एंड तो चलिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो ये एमबी इंजीनियरिंग है इसको मैंने अभी इसी रिसेंटली क्वार्टर से इसको ट्रैक करना शुरू किया है। और अभी मैंने इसमें छोटा सा एलोकेशन भी मैंने अभी जस्ट बनाया है। एंड इसके पहले मैं इसको ट्रैक नहीं करता था, इस सेगमेंट को ट्रैक नहीं करता था। आप देखेंगे कि मैंने इस सेगमेंट में जो पीवी सेगमेंट है, प्री इंजीनियर बिल्डिंग, इस सेगमेंट में मैं दो कंपनियों को मैं ट्रैक कर रहा हूँ और उसमें दोनों में मैंने थोड़ी छोटी सी एलोकेशन भी बनाई है। पहला तो है इंटर आर्क बिल्डिंग सोल्यूशंस एंड सेकेंड है ये एमबी इंजीनियरिंग। तो दोनों सेम सेगमेंट में ही काम करती हैं, दोनों ही प्री इंजीनियर बिल्डिंग बनाती हैं। एंड जो एमबी इंजीनियरिंग है इसके ऊपर मेरा ध्यान गया क्यों, क्योंकि अभी इनका जो क्वार्टर वन 26 का जो रिजल्ट आया बहुत शानदार रिजल्ट इन्होंने दिया है। 69% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आई है, जिसकी वजह से मेरा इनके ऊपर ध्यान गया। एंड देन आगे मैंने इनको ट्रैक करना शुरू किया। अगर आप इनका बाकी रिटर्न रेशियो देखेंगे तो वो भी शानदार है। रेवेन्यू ग्रोथ 69% से हुआ था। एंड इनका जो इबिटा ग्रोथ है वो 106% से ग्रो हुआ था। एंड इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी लगभग 258% से वो ग्रोथ हुआ था। तो सारे ही पैरामीटर्स पर इन्होंने अपने पूरे सेगमेंट में, पूरे सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ दिखाई थी, जिसकी वजह से हमने इनको ट्रैक करना शुरू किया। फिर मैंने इनका कॉन्फ्रेंस कॉल भी सुना और मैनेजमेंट का व्यू देखा। तो मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर काफी बुलिश है, जिसकी वजह से फिर मैंने इसमें थोड़ी सी एक पोजीशन भी, छोटी सी एलोकेशन भी ली है। एंड देन आगे मैं इनको ट्रैक करता रहूंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कंपनी के बारे में, थोड़ी सी इनका बिजनेस मॉडल थोड़ा ब्रीफ में देख लेते हैं। आपको डिटेल में समझना है तो आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। इनका देखेंगे मार्केट कैप है, बिल्कुल माइक्रो कैप कंपनी है, केवल 2300 करोड़ का इनका मार्केट कैप है अभी करंटली। और करंट में अगर देखेंगे तो अभी फर्स्ट क्वार्टर में 69% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। और जो अवेलेबल है अभी करंटली 30 के पीई पर अवेलेबल है, मीन्स वैल्यूएशन वाइज भी ठीक ठाक सस्ती है। एंड इसके बाद इनका आरओसी और आरओई देखेंगे तो वो भी मोर देन 25% है दोनों। तो रिटर्न रेशियो भी इनके अच्छे हैं। तो इनका जो सिंपल सा इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल सा है। एक्चुअली ये लोग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग एंड इसके प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स क्या होते हैं? जनरली आप लोगों ने स्टोरेज देखे होंगे, जो अपने वेयर हाउसेज हैं, जो अपने कोल्ड स्टोरेज हैं। एंड बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स आप लोगों ने देखे होंगे, फैक्ट्रियों के बहुत सारी फैक्ट्रियां आपने देखे होंगे, जो बाहर उनका आउटलेट जो लेयर होता है, जो बाहर से उनकी दीवारें होती हैं, प्लस जो उनकी जो छत होती है, सारी चीजें ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग से ही जनरली बनाई जाती हैं। एंड ये बिल्डिंग्स बेसिकली होते क्या है, ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, ये बेसिकली क्या स्टील के बने हुए पार्ट्स होते हैं, जिसमें सीमेंट एंड कंक्रीट का यूज नहीं किया जाता, बल्कि पूरी तरीके से स्टील के अलग अलग स्ट्रेंथ के मटेरियल यूज करके ये पूरे आपके रैप्टर्स, कॉलम्स, गार्डर्स, ये सारे पार्ट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन की रूफिंग एंड जो अदर सर्विसेज है, जैसे कि छत भी ये लोग स्टील के मटेरियल से ही बनाते हैं लोग, उसमें भी सीमेंट एंड गार्डर का वैसे सीमेंट एंड कंक्रीट का यूज नहीं करते हैं। एंड तो ये आजकल के समय में आप बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स भी देखेंगे, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं वो भी बहुत सारी देखेंगे आप। स्पेशली वेयर हाउसेज और स्टोरेज हाउसेज जो होते हैं वो सारे आप देखेंगे कि ऐसे ही शेड के अंदर बनाए जाते हैं। और ये सारे का सारा शेड ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग मटेरियल से ही बनाया जाता है। इनका जो बिजनेस है वो एक्चुअली दो डिवीजन, इनके दो बिजनेस के दो डिवीजन है। आप पहले इनका पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको सारे सेगमेंटेड वाइज ही आपको सुनने को मिलेगा कि ये दो डिवीजन में काम करते हैं, और दोनों डिवीजन के बारे में आपको समझना इसलिए जरूरी है। इनका जो पहला डिवीजन है वो फिनिक्स डिवीजन है, एंड जो दूसरा डिवीजन है वो प्रोफ्लेक्स डिवीजन है। तो जो फिनिक्स वाला डिवीजन है, और फिनिक्स डिवीजन एक्चुअली होता क्या है कि ये एंड टू एंड पीईबी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स इसमें केवल लोग बनाते हैं, मीन्स आपके बीम्स हो गया, कॉलम्स हो गया, रैफ्टर्स हो गया, ये इसमें बनाते हैं। और जो दूसरा सेगमेंट है इनका प्रोफ्लेक्स डिवीजन में ये लोग ये सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये लोग रूफ बनाते हैं, उसमें प्रोफ्लेक्स डिवीजन में केवल रूफ बनाया जाता है, और बाकी रूफ के अलावा जितना भी पार्ट होता है एक बिल्डिंग का, जितना भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, वो सारा का सारा ये लोग अपने फिनिक्स वाले डिवीजन से बनाते हैं। एंड जो रूफिंग सिस्टम है वो प्रोफ्लेक्स डिवीजन से बनाते हैं। तो इनके बिजनेस के दो डिवीजन हैं, फिनिक्स एंड प्रोफ्लेक्स, और ये दोनों डिवीजन से मिलके पूरा का पूरा बिल्डिंग, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये लोग रेडी कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्होंने अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में ओपनिंग रिमार्क में क्या बोला।
तो इनके मैनेजमेंट ने बोला कि आफ्टर लिस्टिंग इनका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है। इनकी अगर आईपीओ की लिस्टिंग देखें तो अभी जस्ट 6 अगस्त 2025 को इनकी लिस्टिंग हुई है, मीन्स अभी रिसेंटली 1 महीने पुराना इनका आईपीओ है। एंड ये पहला कॉन कॉल है इनका आफ्टर लिस्टिंग। एंड इनका जो स्टार्ट है साल का बहुत शानदार हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसी में 69% की ग्रोथ इनको देखने को मिली है। और इनका टॉप लाइन तो शानदार ग्रो किया है, इसके साथ साथ इनका बॉटम लाइन भी जैसे हमने डिस्कस किया कि इनका पैट भी लगभग 258% के रेट से ग्रो किया है। तो जबरदस्त ग्रोथ है इनके बिजनेस में। एंड इनका जो बिजनेस होता है साल को अगर 2 पार्टों में बांट ले तो शुरू के 6 महीने जो है फर्स्ट हाफ बोला जाता है और बाद के 6 महीनों को सेकेंड हाफ बोलते हैं। तो फर्स्ट हाफ के कंपेरिजन में इनका जो बिजनेस है वो सेकेंड हाफ में ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है। अगर रेवेन्यू वाइज देखेंगे तो फर्स्ट हाफ में लगभग 40% रेवेन्यू आता है इनका टोटल रेवेन्यू का, एंड सेकेंड हाफ में इनका 60% रेवेन्यू आता है। तो जो अभी फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट आया इसको लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में इनका सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है। तो अगर इनको लास्ट ईयर के फोर्थ क्वार्टर से ना कंपेयर करके बल्कि इसी साल जैसे फर्स्ट क्वार्टर का भी रिजल्ट है FY26, अगर इसको फर्स्ट ईयर 25 के रिजल्ट से आप कंपेयर करेंगे तो वो ऑथेंटिक होगा और वैसा ही करना भी वैसा ही चाहिए। एंड आगे इन्होंने अपने ऑर्डर बुक के बारे में बताया कि इनके पास करेंटली 843 करोड़ की टोटल ऑर्डर बुक है, जिसमें से 634 करोड़ का ऑर्डर बुक इनके फिनिक्स वाले सेगमेंट से जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल बनाते हैं छत के अलावा, तो जो मटेरियल बनाते हैं उसमें इनका टोटल ऑर्डर बुक 634 करोड़ है। एंड 209 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है इनके प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम वाला डिवीजन है उसमें। तो दोनों को मिला के देखेंगे तो लगभग 843 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है इनके पास। एंड इनके पास 123 करोड़ का ऑर्डर बुक एक्सपोर्ट से भी है, जो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका एंड कनाडा से इनको ऑर्डर वो मिले हैं सारे के सारे। एंड आगे इन्होंने बोला कि इनके पास 2 सर्टिफिकेशन भी इनको मिले हुए। एक तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन से एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। अगर आप अमेरिका में अपना कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, पीबी प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करते हैं, तो वहाँ के मोस्ट ऑफ कस्टमर्स आपको ये अमेरिकन स्टैंडर्ड जो ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन वाला जो स्टैंडर्ड है इसकी डिमांड करते हैं। तो आपको वहाँ प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सेम वैसे कनाडा में है। कनाडा में आपको अगर अपना प्रोडक्ट बेचना है तो कनाडा गवर्नमेंट का ने कंपलसरी करके रखा है कि जो कैनेडियन वेल्डिंग ब्यूरो है उससे आपको सर्टिफाइड होना पड़ेगा। और ये दोनों ही सर्टिफिकेट इनके पास है। जो इनका साणंद वाला प्लांट है, साणंद एक्चुअली गुजरात में एक जगह का नाम है, तो गुजरात में जो इनका साणंद वाली फैसिलिटी है वहाँ वो वाली फैसिलिटी इनकी ये अमेरिका और कनाडा दोनों से ही सर्टिफाइड है। आगे इन्होंने बोला कि इनका जो एक्सपोर्ट से रेवेन्यू है FY25 में इनका 65 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आया है। एंड एक्सपोर्ट बिजनेस का आगे FY26 में इनका टारगेट है कि कंपैरेटिवली जो FY25 में इन्होंने 65 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपोर्ट से इनको मिला है, और इनका टारगेट है कि FY26 में मीन्स ये जो करंट रनिंग ईयर है इस साल में ये पिछले साल के कंपैरिजन में 3 गुना एक्सपोर्ट रेवेन्यू करेंगे। मीन्स लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू इनका इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आएगा। एंड आगे फिर उन्होंने बताया कि इनका जो 50% अभी टैरिफ लगाया है यूएस गवर्नमेंट ने इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो होने के बाद भी, और प्लस इनका जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है यहाँ से माल भेजना पड़ता है इनको यूएसए में, ये दोनों कॉस्ट ऐड करने के बाद भी जो इनका जो प्राइस है वो जो यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो अमेरिका के लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके कंपेरिजन में ये अभी भी प्राइस कॉम्पिटिटिव है। एंड उनकी तुलना में अपने प्रोडक्ट को अभी भी कम रेट में मार्केट में सेल कर रहे हैं वहाँ। और इसके बाद इनका अगर मार्जिन आप देखेंगे कि यूएस वाले बिजनेस से जो मार्जिन इनको मिलता है वो भी इनके इंडिया वाले बिजनेस के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा मिलता है। एंड यूएस के अलावा इन्होंने बोला कि हम लोग कनाडा में भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं। और एक्चुअली यूएस में इन्होंने 2017-18 से बिजनेस पहला ऑर्डर इनको मिला था। इसके बाद इनका 2022-23 में इनको सर्टिफिकेशन मिला था यूएस से। एंड इसके बाद 2022 के बाद से ये यूएस में इन्होंने अपना ऑर्डर माल अपना सप्लाई करना शुरू कर दिया और रेवेन्यू आना उनको वहां से शुरू हो गया। और रिसेंटली इन्होंने कनाडा से भी इनको अभी रिसेंटली सर्टिफिकेशन मिला है, और इन्होंने अभी कनाडा में अभी अपना बिजनेस जस्ट स्टार्ट ही किया है। और वहां से अभी इन्होंने बताया कि इनको अभी करेंटली 3 ऑर्डर्स इनको कनाडा से मिले हैं जिनको ये लोग सर्व कर रहे हैं। एंड कनाडा में अपने बिजनेस को और एक्सपेंशन करने के लिए इन्होंने वहां पर अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स की एक टीम भी ये लोग वहां पर बना रहे हैं। वहां पर उन्होंने उसको काम पर लगा दिया, मतलब उन लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने आगे बताया कि बहुत सी कंपनियां हैं जो कि साउथ इंडिया में अपना प्लांट लेके आ रही है। इन्होंने इंडिया बिजनेस के बारे में बताया कि साउथ इंडिया में बहुत सारी कंपनियां जो कि अपना प्लांट एक्सपेंशन कर रहे हैं, नए प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और नए नए अपने यूनिट्स वहां पर खोल रहे हैं। इसमें स्पेशली अगर आप देखेंगे कि तमिलनाडु में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये सारे प्लांट्स, ये सारी कंपनी अपनी यूनिट लेके आ रही हैं, जिससे कि वहां पर काफी हाई डिमांड है पीवी बिल्डिंग मटेरियल की। तो इनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए इन्होंने अपना
पीवी का एक प्लांट इनका ऑलरेडी तमिलनाडु में एक छैयर करके एक जगह है, तो छैयर में इनका एक प्लांट ऑलरेडी वर्किंग था। ये करंटली एक और प्लांट छैयर में ही उसी कैंपस में और बड़ा एक प्लांट लेके आ रहे हैं तमिलनाडु में, जिसकी करंट कैपेसिटी, जिससे इन्होंने करंटली 18,000 टन पर एनएम का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। एंड लास्ट ईयर में जो इनका शेयर वाला प्लांट था उसको वो केवल 4-5 मंथ ही प्रोडक्शन रन हुआ था, तो लेकिन इस साल में इनका ये जो नया वाला प्लांट है ये फुल ईयर फुल फेज प्रोडक्शन देगा, जिससे आपको इनके रेवेन्यू एंड मार्जिन दोनों में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे मैनेजमेंट ने बोला कि इनका जो प्रोफ्लेक्स रूफिंग वाला जो सेगमेंट है वो इंडियन रेलवे बोर्ड से उसको अप्रूवल मिल गया है, और सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम का यूज अगर आप देखें कि जो वंदे भारत के शेड हैं, जो वंदे भारत का जो मेंटेनेंस वाला शेड है या जो जहाँ पर वो खड़ी होती है गाड़ियाँ आफ्टर ऑपरेशन, वो शेड हो, दोनों ही जगहों पर ये शेड बनाने का जो शेड होता है वो बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। एंड इसके अलावा रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, अंडर ब्रिजेज हैं, अंडर ब्रिजेज के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको बनाने में प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल्स का यूज होता है। तो वो सारे वो जो ये बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है वो बड़े ईपीसी प्लेयर, जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती है जैसे एलएनटी है या जो बड़ी कंपनियां, उनको ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, और ये लोग उसमें जितना प्री इंजीनियर बिल्डिंग का मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल वो एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियां या जो बड़े ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है वो ये छोटे प्लेयर जैसे ये आपका अभी एमबी इंजीनियरिंग है या फिर इंटरआर्क बिल्डिंग सोल्यूशंस है, इन सारे छोटे प्लेयर से वो लोग खरीदते हैं। तो इसमें इनको अच्छा खासा ऑर्डर्स मिल रहा है और इनको अच्छी खासी ग्रोथ वहां से भी आती हुई दिखाई दे रही है। आगे इन्होंने बताया कि एग्री सेगमेंट में भी गवर्नमेंट काफी पुश कर रही है। एग्री सेगमेंट में वेयर हाउसेज के लिए पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल जो ग्रेन्स होते थे, जो अनाज होते थे, खुले में रखते थे, बारिश होती थी, धूप लगती थी, अनाज सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे, तो गवर्नमेंट उनके स्टोरेज के लिए भी जो शेड होता है उनके बनाने के ऊपर उनको बनाने को लेकर काफी फोकस कर रही है, जिससे इनके पास वो शेड बनाने के काफी ऑर्डर्स आ रहे हैं और इनके प्रोडक्ट को अच्छी खासी डिमांड इनको अपने सेल्स में दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो इनकी एक सेकेंड फैसिलिटी है इनका साड़न में, जो इनकी फैसिलिटी है गुजरात में, वहाँ भी ये लोग एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। वहाँ पर लगभग 20,000 टन पर एनएम की एक्स्ट्रा एडिशनल कैपेसिटी ये लोग ऐड कर रहे हैं। करंट में वहाँ पर जो 72 टन पर एनएम की कैपेसिटी है, 20 टन पर एनएम की 20,000 टन पर एनएम की कैपेसिटी ये लोग इंक्लूडिंग उसमें और ऐड कर रहे हैं। और ये स्पेशली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साड़न वाली जो इनकी फैसिलिटी है उसी फैसिलिटी को यूएसए गवर्नमेंट एंड अमेरिकन गवर्नमेंट और कैनेडियन गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन इशू है। तो ये लोग यूएसए और कनाडा को जो एक्सपोर्ट करेंगे वो सारा का सारा मटेरियल ये लोग साड़न वाले प्लांट में अपने रेडी करेंगे और वहां से इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करेंगे। आगे इन्होंने अपने प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन के बारे में बताया कि इनके पास टोटल 14 मोबाइल यूनिट्स है प्रोफ्लेक्स की। मींस ये लोग इंडिया में एक जगह पर लोकेटेड नहीं रहते हैं, बल्कि जहां पर जैसे कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहां पर अगर मान लीजिए रूफिंग सॉल्यूशंस की जरूरत है, सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम की, तो वहां पर ये अपनी यूनिट को शिफ्ट कर देते हैं। उनकी यूनिट वहां पर मोबाइल है एक्चुअली, तो वो वहां रोटेट होकर वहां चली जाती है और वहां पर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये लोग प्रोडक्ट मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चर करते हैं और उनको सप्लाई करते हैं, एंड देन इसके बाद फिर वो अगले किसी प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इनके पास ऐसे 14 मोबाइल यूनिट्स हैं प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में। और आगे इंडिया में जिस तरीके की ग्रोथ दिखाई दे रही है एंड ओवरसीज मार्केट में भी इनको जितना ग्रोथ दिखाई दे रहा है, उस पूरे अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने के लिए, फुल्ली कैपिटलाइज करने के लिए ये लोग और ज्यादा से ज्यादा अपने प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में मोबाइल यूनिट्स ऐड कर रहे हैं। एंड इनका जो FY26 अभी जो करंटली रनिंग है, इसमें इनका टॉप लाइन ग्रोथ का जो टारगेट है 25% है। आगे मैनेजमेंट ने फिर अपने फाइनेंशियल के बारे में थोड़ा डिस्कस किया। तो फाइनेंशियल को अगर आप देखते हैं तो प्रोफ्लेक्स वाले डिवीजन में इनका जो ग्रोथ आया है वो क्वार्टर 1 FY26 में 34% का ग्रोथ आया है, जो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे कि 46 करोड़ का रेवेन्यू था, जो अभी बढ़ के 61 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। एंड जो फिनिक्स वाला डिवीजन है उसमें क्वार्टर 1 FY26 में कंपेयर टू क्वार्टर 1 FY25 87% का ग्रोथ आया है। एंड जो रेवेन्यू है पहले 94 करोड़ हुआ करता था, जो अभी बढ़ के 176 करोड़ हो गया है। एंड अगर इसकी कुमुलेटिव ग्रोथ अगर आप देखते हैं ज्वाइंटली, तो ये टोटल जो रेवेन्यू ग्रोथ है 69% का ग्रोथ आया है। एंड जो पहले इनका रेवेन्यू 140 करोड़ हुआ करता था लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में, अभी इस ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में लगभग 237 करोड़ हो गया है। इसके साथ अगर आप इनका इबिटा भी देखेंगे तो इबिटा जो पहले 16 करोड़ हुआ करता तो बढ़ के 34 करोड़ हो गया है। एंड जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले 7 करोड़ हुआ करता तो वो बढ़ के 18 करोड़ हो गया है। एंड इबिटा मार्जिन जो पहले 11.6% हुआ करता था वो भी बढ़ के 14.17% हो गया है।
एंड जो इनका अदर इनकम है वो भी बढ़ गया है। जो अदर इनकम है अभी इनका 4.21 करोड़ आया है। स्पेशली इसमें क्या है कि इन्होंने जो अभी आईपीओ लेके आए थे, आईपीओ से इनको जो फंडिंग मिली है इसमें कुछ कैपिटल तो इन्होंने यूज कर लिया, लेकिन जो बचा हुआ कैपिटल है उसकी एफडी कर दी थी, जिससे इनको ये एक्स्ट्रा इनकम 4.21 करोड़ की इंटरेस्ट मिला है इनको। तो ये था इनका टोटल ओपनिंग रिमार्क। आगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। तो इनसे जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये पूछा गया था इनके जो फ्रेश ऑर्डर इनफ्लो है, मीन्स इनको कितने नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं इनके दोनों सेगमेंट में, प्रोफ्लेक्स एंड फिनिक्स में। तो मैनेजमेंट ने बताया कि इनको Q1 FY26 में, मीन्स अभी ये फर्स्ट क्वार्टर में इनको 80 करोड़ का ऑर्डर मिला है इनके प्रोफ्लेक्स वाले सेगमेंट में, मतलब जो रूफिंग वाला सेगमेंट है उसमें, एंड इनको फिनिक्स वाले सेगमेंट में 197 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अगर दोनों मिला के देखेंगे तो लगभग 278 करोड़ का ऑर्डर इनको Q1 FY26 में इनको मिला है। अगर उसको आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो लगभग 100 करोड़ का ऑर्डर इनको पर मंथ इनको मिल रहा है। एंड मैनेजमेंट आर एक्सपेक्टिंग कि मिनिमम एटलीस्ट हमको पूरे ईयर में FY26 में लगभग 1200 करोड़ का ऑर्डर हमको मिल जाएगा। एंड आगे इनसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो इनका जो मार्जिन है उसके बारे में, एंड इनके कॉम्पिटिटर चाहे वो लिस्टेड हो या इनके अनलिस्टेड प्लेयर में, वो उन सारे प्लेयर्स में थ्रू आउट द अक्रॉस द सेक्टर इनका जो मार्जिन है वो हाईएस्ट है अपने सारे कंपटीटर से, अपने सारे पीयर से। तो उसके बारे में पूछा गया था कि आप ये मार्जिन कैसे मेंटेन करते हैं और आपका मार्जिन सबसे ज्यादा क्यों है। तो मैनेजमेंट ने बोला कि यूएस में एक्चुअली हम लोग पिछले 5 सालों से यूएस में कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं लोकल, एंड इसके अलावा क्या है कि यूएस की जो लोकल कंपनीज है उनका कॉस्ट हायर होता है, तो वो अपने प्रोडक्ट को भी हायर प्राइस में सेल करते हैं, और उनके कंपैरिजन में हम अपने प्रोडक्ट को सस्ते प्राइस में सेल करते हैं, क्योंकि हम इंडिया से मैन्युफैक्चर करके वहां पर लेके जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं वहां पे। तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम आती है, तो हम सस्ते में सेल कर पाते हैं, इसलिए हमारा वहाँ सेल्स भी ज़्यादा होता है, एंड इसके अलावा हमको वहाँ से मार्जिन भी बहुत अच्छा खासा मिलता है। इंडिया में अगर हम सेल करते हैं अपना प्रोडक्ट तो हमको 10-11% का मार्जिन मिलता है, एंड जो यूएसए में जब हम वही प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमको 25 से 26% का मार्जिन मिलता है। एंड अगर इसको कंपेरेटिवली अगर आप देखेंगे दोनों को जोड़ के, तो इनका जो कुमुलेटिव मार्जिन होता है हो जाता है 13 से 14-15% के आसपास इनको मार्जिन मिल जाता है, इंडिया बिजनेस प्लस यूएस बिजनेस दोनों को ऐड करने के बाद। तो और जो दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो उनका जो मार्जिन है वो 11 से 12% का होता है। तो कंपेरेटिवली हमको हमारे कॉम्पिटिटर 2 से 3% का मार्जिन हमको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारा जो यूएस में मार्जिन है वो ज़्यादा है, एंड हम इकलौते सप्लायर है यूएस में जिनको कि यूएस अथॉरिटी से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, एंड बाकी और सप्लायर सभी उस कोशिश में लगे हुए हैं, तो इसलिए हमारा जो है मार्जिन कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है। इसके अलावा हम काफ़ी कॉस्ट को लेके हम काफ़ी कॉन्शियस हैं। हम जैसे ही हमको ऑर्डर मिलता है, जितने कॉस्ट का हमको ऑर्डर मिलता है, हम तुरंत ही इन्वेंट्री अपनी बिल्डअप कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो स्टील होता है, और स्टील का रेट काफ़ी वोलाटाइल होता है। आप देखेंगे कई कमोडिटी प्रोडक्ट होता है स्टील, तो स्टील का रेट भी पर डे फ्लक्चुएट होता रहता है। तो जैसे ही हमको जिस दिन ऑर्डर मिलता है उसी दिन हम अपना रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं, और जितना कच्चा माल लगेगा, स्टील लगेगा, वो हम खरीद लेते हैं, जिससे हमारा जो स्टील की वोलेटिलिटी से हमारे मार्जिन के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो इसलिए आप देखेंगे कि हमारा जो मार्जिन है हमारे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। आगे अगला क्वेश्चन इनसे इनके रॉ मटेरियल को लेके पूछा गया। तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा प्रोफ्लेक्स वाला डिवीजन है, जो जिसमें मतलब ये लोग रूफिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, रूफिंग सॉल्यूशंस में इनको जो मटेरियल लगता है वो काफ़ी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मटेरियल लगता है। तो ये लोग उसको एक कोरिया में एक बहुत रेप्यूटेड कोरियन कंपनी है, ये लोग अपना 90 to 90% माल वहाँ से रूफिंग सॉल्यूशन के लिए इम्पोर्ट करते हैं। एंड वो सप्लायर है वो इनको जो माल देता है वो एक्चुअली प्री पेंटेड गैल्वेल्यूम स्टील बोलते हैं उसको। सॉरी, मेरे प्रोनाउंसिएशन हो सकता है आप लोगों को कुछ गलत लगे, लेकिन एक्चुअली वो बोलते हैं उसको प्री पेंटेड गैल्वेल्यूम स्टील, जो कि हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का स्टील होता है। और ये रूफिंग सॉल्यूशंस वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें हाई टेंसाइल स्टील का प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट होता है। एंड इसके अलावा ये इसके ऊपर एल्यूमिनियम एंड जिंक की कोटिंग होती है, एंड इसके बाद फिर भी डबल कोटेड होता है विद पेंट। एंड जो इनका फिनिक्स वाला डिवीजन है, फिनिक्स वाले डिवीजन का जो 100% रॉ मटेरियल है वो ये लोग इंडियन प्लेयर से खरीदते हैं, इंडियन कंपनियों से ही खरीदते हैं, जैसे कि JSW स्टील है, आर्सेलर मित्तल स्टील है, निप्पन स्टील है, एंड टाटा स्टील से लोग ये जो फिनिक्स वाला सेगमेंट का प्रोडक्ट है वो उसके लिए रॉ मटेरियल लोग खरीदते हैं। आगे इन्होंने अपना गाइडेंस दिया कि इन्होंने करंट ईयर जो FY26 चल रहा है इसमें इनका जो ग्रोथ रहेगा 26% 25% के रेट से लोग ग्रो करेंगे, एंड FY26 के बाद इनका जो ग्रोथ रहेगा 20% के रेट से ये ग्रो करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने ये भी बोला कि मार्केट काफ़ी वोलाटाइल है, एंड
ट्रम्प का भी कोई भरोसा नहीं, कब वो नया बम फोड़ दें और कब वो नया टैरिफ इंप्लीमेंट कर दें इंडिया के ऊपर, जिसकी वजह से ये लोग बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे भी ना तो क्वार्टर ऑन FY26 में भी इनका 69% का ग्रोथ आया है और ये गाइडेंस दे रहे हैं कि 25-20% का आप ग्रो करेंगे। तो ये इनका मैनेजमेंट का खुद कहना भी है कि हमें बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दे रहे हैं और मे भी हम इसको आगे चल के रिवाइज कर दें और आगे बढ़ा दें। एंड इसके बाद फिर इनका एवरेज ऑर्डर साइज के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्होंने बोला था कि जो हमारा एवरेज ऑर्डर साइज है वो क्वार्टर टू क्वार्टर, मंथ टू मंथ वेरी करता रहता है, क्योंकि हमारे ऑर्डर्स बदलते रहते हैं। जनरली हमारा जो एवरेज ऑर्डर साइज है 20-25 करोड़ का ऑर्डर होता है और इसमें बहुत सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जो 100 या 150 करोड़ के भी होते हैं, बहुत सारे कम कॉस्ट के भी ऑर्डर होते हैं जिनका जनरली 5 से 10 करोड़ के ऑर्डर होते हैं। तो एवरेज अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 करोड़ का हमारा ऑर्डर होता है एक ऑर्डर। ये पीबी सेगमेंट वाले के लिए इन्होंने बोला था अपने फिनिक्स वाले के लिए। एंड जो प्रोफ्लेक्स वाला डिवीजन है इस वाले सेगमेंट में इनका ऑर्डर 50 लाख से लेके 15 करोड़ के बीच का होता है। जनरली इसमें कुछ छोटे ऑर्डर होते हैं क्योंकि जनरली सिर्फ रूफिंग सोल्यूशन ही होता है, बाकी सारी चीजें तो होती नहीं है, तो उसके ऑर्डर थोड़े कम साइज के होते हैं। अगर आप इनका फिनिक्स वाले सेगमेंट में देखेंगे तो इस साल इन्होंने मिनिमम ऑर्डर जो 5 करोड़ का लिया था और मैक्सिमम सबसे बड़ा ऑर्डर इनका 270 करोड़ का था। एंड इस साल इनका जो मिड साइज का ऑर्डर रहेगा वो 10 से 50 करोड़ के बीच का रहेगा एंड जो लार्ज साइज के ऑर्डर रहेंगे वो 50 to 100 करोड़ के ऑर्डर्स इनके रहेंगे। आगे फिर उन्होंने अपने बताया कुछ बेंचमार्क प्रोजेक्ट जो इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, जो पिछले 1-2 साल के अंदर इन्होंने अपने कुछ बड़े प्रोजेक्ट जो कंप्लीट किए उसके बारे में डिटेल में बताया कि इन्होंने एक प्लांट सेटअप किया था जो इंडिया की एक लार्ज ऑटोमोबाइल कंपनी है। एक्चुअली ये कंपनियों का नाम नहीं लेते हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनका कुछ क्लॉज होते हैं, ये नाम को कंपनियों के नाम को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला था कि इंडिया की एक लीडिंग 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉरी 2-व्हीलर नहीं, लार्ज इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसके लिए इन्होंने अभी करंटली एक बहुत बड़ा प्लांट सेटअप किया है, उसके लिए पूरी कंप्लीट लाइन सेटअप की है। एंड इसके अलावा इन्होंने एक विशाखा ग्लास करके एक प्लांट है, उसके लिए इन्होंने एक पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनके लिए इन्होंने सेटअप किया है। फिर इन्होंने अदानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट किए हैं एंड इसके बाद अदानी ग्रीन के अभी कई प्रोजेक्ट इनके अभी रनिंग है जो ये कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इनके कच्छ में एक प्लांट है, कच्छ कॉपर रिफाइनरी के नाम से, वो प्लांट अभी लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एंड इसके अलावा बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जहां पर इनके प्रोजेक्ट अभी रनिंग है करंटली। एंड इसके अलावा यूएस में एक $10 बिलियन का एक प्रोजेक्ट है, वो भी अभी उस पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। फिर ये बहुत सारे एक जापानीज कंपनी जिसके साथ पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं और जापान की बहुत बड़ी ईपीसी प्लेयर कंपनी है। तो एक जापान की इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ पिछले 10 सालों से कंटिन्यूसली काम किए जा रहे हैं। एंड आप लोग जैसे जानते हैं कि जापानी कंपनी कितनी एक्यूरेट वर्किंग चाहिए होती है, उनको बिल्कुल प्रिसाइज टाइमिंग के पर डिलीवरी भी चाहिए होती है, प्रिसाइज लेवल का वर्किंग भी चाहिए होती है। तो आप इससे इनकी कंपनी की एफिशिएंसी का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्रिसाइज इंजीनियरिंग ये लोग करते होंगे। एंड इसके अलावा ये अभी इन्होंने बोला कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में है, कई की ऑर्डर बिडिंग हो चुकी है, कई के ऑर्डर अभी हमारा अंडर डिस्कशन चल रहा है। अगला क्वेश्चन इनसे इनके वंदे भारत जो ट्रेनें चल रही है उनके लिए कितने स्टेट के इनको ऑर्डर मिला है, प्लस इंडियन रेलवे से सॉरी इंडियन रेलवे से जो इनको ऑर्डर मिले उनके बारे में पूछा गया कि उसकी डिटेल बताएं। तो इन्होंने बताया कि जो ऑर्डर इनफ्लो है इंडियन रेलवे से, उसमें अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट लगभग सारे ही स्टेट्स में वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है और बहुत सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट ने शुरू भी कर दिया है। तो अक्रॉस द इंडिया अगर आप देखेंगे कि जितनी जगह पर वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी वहां पर वंदे भारत के लिए आपको पिट शेड प्लस मेंटेनेंस शेड दोनों बनाने पड़ेंगे। एंड उसके लिए इनको अच्छा खासा ऑर्डर रेलवे से मिला भी है। एंड इन्होंने पास्ट में मुंबई, दिल्ली एंड जो गुजरात है वहां पर इन्होंने वंदे भारत के लिए काफी अच्छा काम किया है। तो उस बेस पे भी इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आगे के जितने भी प्रोजेक्ट्स वंदे भारत के गवर्नमेंट के चल रहे हैं उनके शेडिंग का इनको प्रोजेक्ट मिल रहा है। और ये एक्चुअली क्या है कि ये सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम के इंडिया में सबसे बड़े सप्लायर है, सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर हैं। तो इसके लिए ये जो सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग सिस्टम बनाते हैं इसमें ट्रॉस की, गार्डर्स की या पर्लिन्स की जो उसको सपोर्ट देने के लिए लगाए जाते हैं, इन सब सीमेंटेड मटेरियल की, इन सब मेटल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और जब इन सब मटेरियल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है तो इनकी कॉस्टिंग भी जो कन्वेंशनल तरीके हैं आरसीसी से बनाने वाले उनकी तुलना में काफी कम रहती है।
एंड इसके बाद इनका जो शेड, जब ये शेड बनाते हैं तो शेड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें जो बर्ड्स होती है, बर्ड्स के बैठने की कोई जगह नहीं होती है। जनरली क्या होता है कि आप कहीं किसी भी रेलवे स्टेशन पर देखें, बर्ड्स के बैठने की, जो उनकी शेडिंग के अंदर बर्ड्स के बैठने की ऐसी जगह होती है, तो वहाँ पर बहुत सारी गंदगी बर्ड्स कर देती है। तो ये जो शेड बनाते हैं उसमें बर्ड्स के बैठने की कोई जगह नहीं होती है, बर्ड्स वहाँ पर बैठती नहीं, तो गंदगी भी नहीं होती है और आपको बार बार क्लीनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इन्होंने आगे बोला कि इनको सेल्फ सपोर्टिंग रूफिंग सिस्टम के कई सारे ऑर्डर्स इनको मिल गए रेलवे से भी, एंड कई सारे टेंडर्स इनके अंडर बिडिंग है, एंड कई सारे इंक्वायरी इनके पास आ रही है, जो कि आगे चल के प्रोबेबली दे आर होपिंग कि वो इनको वो सारे ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा इन्होंने बोला कि इंडिया में अगर आप देखें कि जितने लगभग 20,000 रेलवे क्रॉसिंग्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ओपन में है, जो रूरल एरिया में है, ग्रामीण एरिया में है, और वहां पर कोई सिक्योरिटी सेफ्टी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी उन सारे ही रेलवे क्रॉसिंग्स को उनके लिए एक अंडर ब्रिज बनाने का गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पास कर दिया है, वो अभी अंडर प्रोसेस चल रहा है। एंड वहां से भी इनको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिलने की संभावना है, और इनको कई सारी जगहों के अप्रूवल मिल भी चुके हैं, और कई सारे टेंडर अंडर प्रोसेस हैं करेंटली इनके। तो इनको रेलवे से भी अच्छा खासा बिजनेस इन फ्यूचर मिलने की उम्मीद है, करेंटली इनको कई सारे ऑर्डर्स मिले भी हैं। आगे इनके एक्सपोर्ट मिक्स के बारे में इनसे पूछा गया कि एक्सपोर्ट रेवेन्यू मिक्स आपका क्या रहेगा। तो मैनेजमेंट ने बोला कि FY25 में हमारा टोटल रेवेन्यू का लगभग 65 करोड़ रेवेन्यू हमको एक्सपोर्ट से मिला है। एंड करेंटली अगर आप देखें कि क्वार्टर वन में हमने 15 करोड़ का एक्सपोर्ट हमने डिस्पैच कर दिया है, लेकिन उनका रेवेन्यू अभी फर्स्ट क्वार्टर में ऐड नहीं हुआ है, वो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। एंड हमारे पास एक्सपोर्ट का 125 करोड़ का ऑर्डर अभी हमारे हाथ में है, और अगले 2 से 3 मंथ में उम्मीद है कि इनको लगभग 125 से 150 करोड़ का ऑर्डर इनको और मिल जाएगा। तो मैनेजमेंट मतलब आर एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट उनको जो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू इनको 65 करोड़ इनको फर्स्ट लास्ट ईयर में इनका आया FY25 में, लगभग उसका 3 गुना मीन्स लगभग 200 करोड़ का रेवेन्यू इनको FY26 में इस करंट ईयर से इनको आएगा एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से। एंड आल्सो इन्होंने ये भी बताया कि अभी हमने कनाडा में भी एक्सपोर्ट करना जस्ट अभी शुरू ही किया है, और नेक्स्ट 1-2 साल में ये लोग अफ्रीका में भी अफ्रीकन कंट्रीज को भी ऐड कर लेंगे और वहां भी एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग कि आने वाले नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये अपने टोटल रेवेन्यू का 20% रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से इनको अर्न होगा। तो मीन्स इसको अगर आप सिंपल वे में समझें तो क्या हो जाएगा कि 100 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने इनका जो FY26 में टोटल जो पिछले साल FY25 में टोटल रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग इनको 1000 करोड़ का इनका नेट रेवेन्यू आया था इनके बिजनेस से, और तो उसमें इन्होंने गाइडेंस दिया कि हम 25% के रेट से ग्रो करेंगे। तो मीन्स इनका अगर अगले 2 साल में कैलकुलेट करें तो लगभग 1600 करोड़ का इनका टोटल रेवेन्यू हो जाएगा इनके बिजनेस से। एंड 1600 करोड़ के रेवेन्यू पे 20% ये बोल रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से हमको रेवेन्यू आएगा। तो 1600 करोड़ का रेवेन्यू का अगर 20% निकालते हैं तो लगभग 320 करोड़ इनको रेवेन्यू इनको इनके एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से आना शुरू हो जाएगा 2 साल के बाद। एंड अभी इनका करंट रेवेन्यू आपको कितना एक्सपोर्ट से, लगभग 65 करोड़ है, और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, लगभग 320 करोड़ है। तो अगर आप इसको मोटा मोटा देखेंगे तो इनका मैनेजमेंट इनडायरेक्टली आपको गाइडेंस दे रहा है कि अगले 2 सालों के अंदर इनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू 5 गुना हो जाएगा करेंटली अभी के रेवेन्यू से। तो ये बहुत ही अच्छा गाइडेंस है मैनेजमेंट का। अगला क्वेश्चन इनसे इनकी कैपेसिटी को लेकर पूछा गया। तो करेंटली इन्होंने बोला कि हमारा जो साणंद वाला प्लांट है वो हमारा 72,000 टन पर एनम का हमारा कैपेसिटी है, जिसमें हम लोग 2000 टन और ऐड कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ईयर जून तक वो ऑपरेशनल हो जाएगा। एंड इनका जो छैयर तमिलनाडु वाला प्लांट है उसमें 32,000 टन की कैपेसिटी अभी करेंटली, और वहाँ भी ये लोग 20,000 टन ऐड कर रहे हैं जो अपना साणंद वाला प्लांट है वहाँ भी, और 20,000 टन ये लोग ऐड कर रहे हैं अपने छैयर वाले प्लांट में भी, और ये जून FY27 से ऑपरेशनल हो जाएगा। प्लस इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है करेंटली वो 75 to 77% के आसपास है। एंड जब ये सारे एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगा तो इनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो करंट पोटेंशियल से 4x ज़्यादा हो जाएगा, 4x हो जाएगा, उनका लगभग 4 गुना हो जाएगा। एंड टोटल कैपेक्स का जो कास्ट है वो सब मिला के लगभग 150 करोड़ के आसपास है। एंड आगे इन्होंने अपने ग्रोथ का गाइडेंस दिया कि करंट ईयर FY26 में ये लोग 25% के रेट से ग्रो करेंगे, एंड इसके बाद अगले 3 से 4 साल तक ये लोग 20% के रेट से इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, लेकिन इनका मार्जिन कंटिन्यूसली इंप्रूव होता रहेगा। एंड आगे इनसे इनका जो आईपीओ में इनको 259 करोड़ रुपए का इनको फंडिंग मिला था, उसका डिटेल पूछा गया कि उसको उन्होंने कहाँ कहाँ खर्च किया। तो इन्होंने बताया था कि लगभग हमने 60 करोड़ रुपीज हमने अपने डेट को पे करने में चुका दिया, एंड लगभग 130 करोड़ का कैपेक्स इन्होंने उस आईपीओ के पैसे फंडिंग से कर दी है, लगभग 25-30 करोड़ का कैपेक्स ये लोग अपने खुद के इंटरनल एक्यूरल से भी कर चुके हैं।
तो मैनेजमेंट इज वेरी कमिटेड टू ग्रोथ। एंड जो छैयर वाला प्लांट है नवंबर में ऑपरेशनल हुआ है अभी लास्ट ईयर, तो अभी वहाँ पर 4-5 महीने ही लगभग प्रोडक्शन चला है। एंड इस साल इनका टारगेट है कि इसका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको लगभग 50-60% तक लेके जाएंगे। एंड जो पीवी सेगमेंट का बिजनेस का अगर आप देखें तो पीवी प्लांट का जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है मैक्सिमम 75% ही होता है इंडिया में, किसी भी प्लांट का आप देख लें। तो ये भी इस साल इस कैपेसिटी को लगभग 50-60% लेके जाएंगे और नेक्स्ट ईयर इनका टारगेट है कि उसको 75% तक यूटिलाइजेशन लेके जाएंगे, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड अपने प्रोफ्लेक्स वाले सेगमेंट में इन्होंने बताया था कि हमारे मोबाइल प्लांट एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, तो एवरेज यूटिलाइजेशन वहाँ पर 1 लाख स्क्वायर मीटर पर प्लांट पर ईयर है। एंड इसमें और नए मोबाइल प्लांट के लोग और ऐड कर रहे हैं। प्लस फिर इन्होंने बताया कि साणंद वाला जो प्लांट है वहाँ की कैपेसिटी करेंटली 72,000 टन पर एनम है। और जो लास्ट ईयर इन्होंने वहाँ से प्रोडक्शन निकाला है लगभग 52,000 टन का निकाला है। एंड ये नेक्स्ट ईयर तक लगभग अपना जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अचीव कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला था कि जो इनका साणंद वाला प्लांट है केवल इसी एक प्लांट को सर्टिफिकेशन मिला है यूएस और कनाडा गवर्नमेंट से। तो यूएस और कनाडा में एक्सपोर्ट करने वाला जितना भी मटेरियल है वही लोग इसी प्लांट से बना सकते हैं और एक्सपोर्ट करेंगे, तो इसीलिए यहाँ कैपेसिटी ये लोग इसकी बढ़ा रहे हैं। एंड जो आईपीओ से इनको बचा हुआ जो फंडिंग मिला था उससे जो बचा हुआ पैसा है उसको भी ये लोग नेक्स्ट 1 से 1.5 साल के अंदर धीरे धीरे अपने कैपेक्स में उसको पूरा यूज कर लेंगे। एंड जो छैयर वाला प्लांट है लास्ट ईयर सेटअप हुआ है, तो वहाँ से अभी 67% उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को 60-70% तक ले जाने का इस साल का इनका टारगेट है। इसके बाद इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया बिजनेस के ऊपर ये लोग अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैनेजमेंट ने बोला था कि नहीं, हम इंडिया के ऊपर एक्सट्रीमली बुलिश हैं। यूएस में एक्चुअली फोकस करने का रीजन है कि वहाँ पर मार्जिन बहुत ज़्यादा है। एंड वहाँ पर जो आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो लगभग केवल 45 डेज का है। मीन्स आप अपना माल जब बेचते हैं आपको 45 डेज के अंदर पैसा मिल जाता है और उसके बाद आप दोबारा माल सेल करते हैं उसी पैसे से लेके। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत कम है, इसके बाद वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है और इनको अपफ्रंट में पैसा मिल जाता है, एडवांस पैसा मिल जाता है इनको ऑर्डर मिलते ही। तो इसलिए कई सारे बेनिफिट्स है यूएस में माल बेचने के लिए, इसीलिए लोग यूएस के ऊपर अपने बिजनेस को एक्सपोर्ट बिजनेस को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसके अलावा छैयर में भी इन्होंने अपना सेकंड प्लांट सेटअप किया है और प्रोबेबली है कि ये 3 साल के अंदर ये लोग थर्ड प्लांट भी सेटअप कर देंगे। एंड यूएस प्लस इंडिया बिजनेस के ऊपर ये यूएस एंड इंडिया दोनों ही बिजनेस के ऊपर फोकस कर रहे हैं और यही इनकी यूनिक स्ट्रेंथ है। आगे ट्रम्प की टैरिफ को लेकर इनसे पूछा गया कि ट्रम्प का टैरिफ का आप लोगों के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने बोला था जैसे ही ट्रम्प का टैरिफ आया था जो यूएस के लोकल सप्लायर है, एक्चुअली ये लोग क्या यूएस में डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं सेल करते, ये लोग यूएस में जो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है उनको जनरल कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता है वहाँ पर। तो जो जनरल कॉन्ट्रैक्टर होता है ईपीसी वाले, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन वाले जो प्लेयर्स हैं वो लोग इनसे माल खरीदते हैं और उसको अपने कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। तो जैसे ही यूएस का टैरिफ आया था कि 50% इंडिया के ऊपर टैरिफ लगेगा, वैसे ही वहाँ के जो लोकल सप्लायर है जो इनसे माल खरीदते हैं उन्होंने अपनी प्राइसिंग बढ़ा दी थी। तो इनकी प्राइसिंग बढ़ जाने के बाद जो इनका जो आर्बिट्राज है मार्जिन का वो तो मेंटेन रहेगा। तो इन्होंने यही बोला कि हमारा आर्बिट्राज मेंटेन रहेगा क्योंकि वहाँ पर लोकल सप्लायर्स ने अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा दी है, तो हमको हमारा जो मार्जिन है अनइम्पैक्टेड है और हमको हमारा मार्जिन मेंटेन रहेगा। एंड जो मार्जिन है वो जो टैरिफ है वो कस्टमर पे कर रहा है, एक्चुअली प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने से कस्टमर तो पैसा वो लोग ले रहे हैं। एंड इनका एक भी सिंगल ऑर्डर अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है टैरिफ की वजह से। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला था कि यूएस में भी अगर आप एक 5 मिलियन टन का स्टील 5 मिलियन टन की कैपेसिटी का स्टील प्लांट लगाएंगे तो उसको लगाने में मिनिमम 4 से 5 साल लग जाते हैं। और लास्ट ईयर में अगर यूएस को देखें आप तो 27 मिलियन का उन्होंने स्टील इंपोर्ट किया है। तो रातों रात वो लोग अपनी कैपेसिटी को बिल्ड नहीं कर पाएंगे, रातों रात वो लोग प्लांट खड़ा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनको मजबूरी में इंपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। एंड इंडिया के ऊपर जो सेक्टोरल टैरिफ है वो 25% का है एंड 25% का टैरिफ उनको कंट्री वाइज या रीजनल टैरिफ है। और जो इनका जो प्रोडक्ट है वो सेक्टोरल प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो इसलिए इनके ऊपर जो टैरिफ है 25% का ही टैरिफ है। एंड जो कि आप देखेंगे कि सारी कंट्रीज में सेम है, चाहे आप स्टील कनाडा से मंगाए, चाहे मैक्सिको से मंगाए या किसी अदर कंट्री से मंगाए, तो हर जगह टैरिफ सेम ही है। तो इनके प्रोडक्ट पर भी सेम ही टैरिफ है। तो अगर आप किसी और जगह से भी, अगर यूएस में किसी और कंट्री से भी स्टील मंगाता है, इंपोर्ट होता है, तो भी इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, इनको तो बराबर ऑर्डर मिलता रहेगा क्योंकि प्राइसिंग तो ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड चाइना का जो स्टील है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन यूएस ने चाइना का स्टील पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो चाइना से स्टील आएगा नहीं, बाकी अदर कंट्री से जो स्टील आएगा उनके कंपेरेटिवली इंडिया का ही स्टील ज़्यादा सस्ता है। तो इनको अपने ऑर्डर के ऊपर यूएस ट्रम्प की टैरिफ का कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है।
एंड यूएस मार्केट में जो ये अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं लगभग $2500 to $2600 पर टन पर ये लोग सेल करते हैं। और जो यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर है, पीवी सेक्टर के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो लोग अपना प्रोडक्ट लगभग $3500 to $3600 पर टन सेल करते हैं। तो इनका जो कॉस्ट है यूएस के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके कंपेरिजन में 20 से 25% सस्ता होता है, इसीलिए इनको अपने डिमांड में कोई कमी नहीं दिखाई देती है। इनका जो यूएस में बिजनेस है उसमें कंपटीशन को लेकर अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो मैनेजमेंट ने बताया कि हमको यूएस में जो फर्स्ट ऑर्डर मिला था 2017 में मिला था। इनको एक न्यू जर्सी में एक स्वामीनारायण टेम्पल बन रहा था, उस टेम्पल का कुछ प्रोजेक्ट इनको मिला था, तो उसको इन्होंने सक्सेसफुली बना के दिया। और इसके बाद उनको वैसे 3-4 ऑर्डर और मिले, तो इन्होंने वो सारे ही जो पीवी पार्ट्स है वो बना के सप्लाई किए। तो इनकी कैपेसिटी और इनकी एक्यूरेसी के ये लोग जिस एक्यूरेसी का, जिस प्रिसीजन का प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट होता है वैसा प्रोडक्ट ये लोग बना के सप्लाई करते रहे। तो यूएस गवर्नमेंट ने इनको 2020 में सर्टिफिकेशन दे दिया, और 2020 में जब इनको सर्टिफिकेशन मिल गया तो फिर वहाँ पर इन्होंने अपनी एक टीम हायर की, और वो टीम उनकी जो मार्केटिंग एंड सेल्स की एक टीम हायर की, और वो टीम वहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लोकल ईपीसी प्लेयर्स हैं, उनके साथ उन्होंने अपना बिजनेस करना शुरू कर दिया। और पीवी प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी लेबर इंटेंसिव होता है, तो अगर यूएसए में अगर वही प्रोडक्ट वो रेडी करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है, और इंडिया में जो मैन पावर की कॉस्ट है काफ़ी सस्ती होती है। तो वो लोग यूएसए में वही प्रोडक्ट बनाने की बजाय इंडिया से प्रोडक्ट बना के यहाँ से या अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उनको सस्ता पड़ता है। तो इसलिए ये लोग यहाँ से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके वहाँ सेल करते हैं, और वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके कंपेरिजन में फिर भी हमारा कॉस्ट कम रहता है। और जो ये काम है, ये जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग का काम है, काफ़ी प्रिसीजन वर्किंग होती है, तो हर कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। उसमें एंट्री करना, इस बिजनेस में एंट्री करना और कॉम्पिटिशन इनको मिलना कोई कठिन काम नहीं, कोई भी प्लेयर आके एंट्री कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको एक टाइम लगेगा, एक एक्सपर्ट इंजीनियर्स की टीम लगेगी, और उतनी प्रिसाइज इंजीनियरिंग उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखेंगे कि अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग शेप एंड साइज के आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, अलग अलग वेट की स्टील यूज करना पड़ता है, अलग अलग उसकी स्ट्रेंथ होती है, स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग का काम है, वो और ये लोग सालों से उस बिजनेस को कर रहे हैं, इसलिए कोई नया प्लेयर आके इजीली इनके बिजनेस में एंट्री करके इनके मार्केट को डिसरप्ट नहीं कर सकता है। और आगे फिर ये सारी चीज़ें तो हो गई। आगे फिर यूएस मार्केट में जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्वालिटी एंड डिलीवरी वो काफ़ी स्टैंडर्ड होता है, तो इसलिए हर कोई वहाँ पर एंटर करके अपने प्रोडक्ट को इनके टक्कर का प्रोडक्ट बनाना थोड़ा इजी नहीं है, काफ़ी टफ काम है। फिर आगे उन्होंने बोला था कि इनके पास पाइपलाइन में लगभग 500 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, और इनका जो बिड हिट रेशियो है, मीन्स ये लोग किसी ऑर्डर को बिड करते हैं तो लगभग इनका 15% का रेशियो है कि अगर ये 100 ऑर्डर्स के लिए बिडिंग करेंगे तो उसमें 15 ऑर्डर्स तो इनको मिल ही जाते हैं। तो दोस्तों ये था इनका पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल है, इनके पूरा बिजनेस का, मैनेजमेंट का। और मैनेजमेंट अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बुलिश है, एंड दे आर काफ़ी होपफुल है कि उनको इन फ्यूचर इंडिया से तो सॉरी इंडिया बिजनेस तो उनका काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो हो ही रहा है। इसके अलावा यूएस में भी उनका बिजनेस इस्टेब्लिश हो रहा है, फिर कनाडा में उन्होंने अभी भी एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, एंड इसके अलावा इनका अगले 2 से 3 सालों के अंदर टारगेट है कि लोग अफ्रीकन कंट्रीज को भी अपने साथ ऑनबोर्ड कर लेंगे। तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है और अभी काफ़ी सही वैल्यूएशन पे मिल भी रहा है। चलिए इनका वैल्यूएशन भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो इनका अगर करंट मार्केट कैप आप देखें तो 2300 करोड़ का इनका करंटली मार्केट कैप है, और FY26 में आप टोटल इनका रेवेन्यू देखें तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। मैनेजमेंट ने बोला है कि FY26 में 25% के रेट से ग्रो करते रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे कि इनका FY26 में टोटल रेवेन्यू लगभग 1250 करोड़ होगा, और उस पर इनका जो मार्जिन है 8.5 से 9% इनका मार्जिन रहता है। मार्जिन 9% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर ले तो इनका जो टोटल पैट निकल के आता है 113 करोड़ का पैट निकल के आता है। तो अगर आप 1 ईयर फॉरवर्डेड पी इस पैट के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 20 निकल के आता है। मीन्स आपको 20 की पी पर आपको एक ऐसा ग्रोथ इंजन मिल रहा है जो मोर देन 60%, 69% के रेट से ग्रो कर रहा है। अभी जो रिजल्ट आया उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। 69% के रेट से आपको ग्रो करने वाली कंपनी 20 के पी पर मिल रही है। एंड अगर एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस हम देखें तो मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हम 25% के रेट से ग्रो करेंगे इस साल। तो मतलब 20 के पी पर आपको 25 के रेट से ग्रो करने वाली कंपनी मिल रही है। इससे ज़्यादा सस्ती आपको क्या मिलेगा। मीन्स वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग जाएं और खरीद लें, ऐसा नहीं है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी सही रेट पर मिल रही है, अच्छे भाव पर मिल रही है। एंड अगर आप पीजी रेशियो भी देखेंगे
तो अगर 60 का ग्रोथ अगर कैलकुलेट करते हैं तो इनका करंट पीजी रेशियो निकल के आता है 0.3। अगर 1 से कम पीजी रेशियो किसी बिजनेस का निकल के आता है तो काफी अच्छा माना जाता है, और इनका 0.3 करंट ग्रोथ के अकॉर्डिंग इनका 0.3 निकल के आता है, जो कि काफी अच्छा है। एंड अगर 20-25% का ग्रोथ का जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो 0.8 निकल के आता है, तो ये भी पीजी रेशियो वाइज भी काफी अच्छा है बिजनेस। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं और आगे ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो चलिए, आपको अगर बिजनेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।